नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। माओवादी संगठनों को नक्सलियों के सरेंडर करने से ज्यादा नुकसान होता है। अगर कोई नक्सली मारा जाता है तो उसकी कहानी वही खत्म हो जाती है। अगर नक्सली सरेंडर करते हैं तो उनके संगठन की कमर टूट सी जाती है। उनके कैडर की पूरी जानकारी आसानी से मिल जाती है। बसवराजू का मारा जाना इसी का एक नतीजा है। कहा जाता है कि नक्सलियों के सरदार रहे बसवराजू को खोजने में इसी मेथड का इस्तेमाल हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कहीं ये छलावा तो नहीं, बिना हथियार के ही सरेंडर कर रहे हैं नक्सली। एक सवाल यह भी उठता है कि नक्सली कहीं अपनी सुरक्षा के मद्देनजर तो सरेंडर नहीं कर रहे। सरकार की मंशा हथियार बंद नक्सलियों को खत्म करने की है, फिर सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर आप कैसे भरोसा करेंगे? इन पर कितनी निगरानी होनी चाहिए? अब इस डिबेट में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, इसका सीधा फायदा सुरक्षा बलों को होता है। उन्हें नक्सलियों की वो जानकारी मिलती है जो मिलना इतना आसान नहीं होता। जाहिर है, जितने भी पूर्व नक्सली हैं उन्हें नक्सलियों की रणनीति की पूरी जानकारी होती है, उनके सभी अड्डों की जानकारी होती है। और दूसरा अहम मुद्दा भरोसे का है। क्या नक्सलियों के बिना समर्पण को, हथियारों के बिना समर्पण, आत्मसमर्पण कहा जाना चाहिए? क्या यह सरकार की सफलता है या माओवादियों की चाल? क्या ऐसे समर्पण के बाद निगरानी के लिए अलग तंत्र होना चाहिए? क्या समर्पण करने वालों से हथियारों की जानकारी लेनी चाहिए? क्या बिना हथियारों के सरेंडर वास्तव में जमीनी बदलाव के संकेत हैं? कई सवाल हैं और उन तमाम सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी होगा हमारे पास, लेकिन उससे पहले जो अहम सवाल है वो आपको बताते हैं और जरा आप भी सोचिए कि क्या कुछ चल रहा है। 5 बड़े सवाल इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिना हथियार के सरेंडर कर रहे हैं नक्सली, ये कैसा आत्मसमर्पण है? आप भी सोचें, क्या ये हमारे समाज के लिए बेहतर है? हमारे समाज में एक ऐसी बिरादरी आ रही है जिसने कभी सिस्टम से बगावत की है, उसके सिस्टम में बगावत है और आज वे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। क्या पता कल किसी मसले पर कोई अनबन हो जाए और क्या ये उस वक्त उन्हें फिर से हथियार उठाने पर मजबूर करेगा या नहीं करेगा? तमाम सवाल हैं, टटोलेंगे। हमारे साथ निर्मल कौर जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमलकांत शर्मा जी है, रिटायर्ड आईजी सीआरपीएफ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नियति चौधरी जी है हमारे साथ, नक्सल मामलों की जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निर्मल जी, आपसे समझना चाहेंगे एक बड़ा सवाल, जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं उन पर भरोसा करना कितना बेहतर, क्या निगरानी होनी चाहिए? ये देखिए, बहुत उनका जो है ना, नक्सलों की पैठ तो फोर्स के अंदर तक है। तो 20-30 साल पहले एक नीति के अंतर्गत उन्होंने कहा कि हम रेलवे, हम पुलिस, हम ये सब ज्वाइन करेंगे ताकि हम, परंतु देखिए हर मूवमेंट जो है समय के साथ अपनी वो खोता जाता है। और अब जबकि विकास के इतने कार्य हुए हैं, इतना मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच स्ट्रेटेजी लगी है नक्सलवाद को मिटाने के लिए, और कई हद तक वो मिट भी चुका है। मैं तो कहूँगी 70-80% बहुत कम हो गया है। और ये जो डेडलाइन दी गई है माननीय गृह मंत्री द्वारा मई 2026 की, तब तक तो वो करीब करीब खत्म हो जाएगा, ये तो निश्चित है। तो मुझे लगता है भरोसा तो आप, मतलब ट्रस्ट बट वेरीफाई, वही जो है, भरोसा तो आप करेंगे, परंतु साथ साथ आप, जैसे हर चीज पे हम लोग जब भरोसा करते हैं इस तरह के सरकारी मामलों में, सुरक्षा के मामलों में, तो ट्रस्ट बट वेरीफाई ही करता है कि विश्वास तो कीजिए, परंतु साथ साथ सत्यापन भी कीजिए कि क्या हो रहा है। ट्रस्ट बट वेरीफाई जो है नीति, यही अपना के अपने को चलना पड़ेगा, और ट्रस्ट के अलावा कोई चारा नहीं है। और वो देखिए, ऐसा नहीं कि कोई सरेंडर कर रहे हैं कि उनकी तरफ से भेदिए आके आपके पास सरेंडर कर रहे हैं, या उनके मोल्स है जो आपके आके डिपार्टमेंट को आके ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं, ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन पर इतना दबाव पड़ रहा है चारों तरफ से। अब देखिए, उनके बड़े बड़े नेता मारे गए, बासवराजू मारा गया, वो जो उनका जो जंगल है नारायणपुर के आगे, जहाँ की वो लोग अपना रेस्ट एंड रिहैब रिकवरेशन के लिए जाते थे, वहां पे इतने सारे लोग मारे गए, और इतने लगातार मारे जा रहे हैं जो उनमें कट्टर है, और जो उन पर जो दबाव बनना पड़ा है चारों तरफ से सुरक्षा बलों के द्वारा, राज्य सरकार के साथ सहयोग करते हुए, जो चारों तरफ जवाब बने, प्लस जो जनता उनसे जो विमुख हो रही है कि डेवलपमेंट रीच कर रहा है, विकास के जो कार्य है वो इंटीरियर के एरियाज में हो रहा है, आंतरिक एरियाज में हो रहा है, विकास हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि खुद ही वो लोग, एक तो उनका मोह भंग हो रहा है, धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है, और दूसरी बात है कि जान पर भी बनाई। अब जब जान पर बनाई है तो वो, और मुख्य धारा में रहना हमेशा आदमी के लिए अच्छा रहता है, इसलिए वो लोग बार बार, सरकार भी कह रही है, माननीय
प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, माननीय गृह मंत्री भी कह रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आप आइए और देश की मुख्य धारा को ज्वाइन कीजिए। इस तरह का जो अपराध का रास्ता आप अपना रहे हैं, या जो सरकार को के खिलाफ मतलब पैरेलल गवर्नमेंट अपनी चलाना चाह रहे हैं, या गांव वालों को धमका डरा के अपनी एक दहशत की, आतंक की सरकार चलाना चाह रहे हैं, जी ये उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही जो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं, ये एक स्वागत योग्य कदम है, इनका स्वागत किया जाना चाहिए। और जहां तक हो सके इनकी रिहेबिलिटेशन के, इनके पुनर्वास में जी समाज के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि इनका अच्छा पुनर्वास समाज में हो सके। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा निर्मल जी। हमारे सहयोगी विकास तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जिसने कभी सिस्टम से बगावत की हो उस पर भरोसा करना कितना सही, इसके साथ ही क्या निगरानी होनी चाहिए? क्या इससे पहले कोई ऐसा मामला सामने आया है जो हमारे लिए एक अलर्ट की तरह हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कितना इन पर भरोसा करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने वाकई सिस्टम से बगावत तो किया है। इनका स्वागत तो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप हर किसी को मुठभेड़ में मार तो नहीं सकते। और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान हो। लेकिन ये भी सच है कि अगर ये आ रहे हैं तो इन पर कुछ संदेह तो जरूर होना चाहिए कि आखिर आप, जैसे कि निर्मल मैम ने, अभी मैं उनको सुन रहा था कि बहुत दबाव में है और उनकी परिस्थितियां अब अनुकूल नहीं है, और उनका जो शीर्ष लीडर है वो भी लगातार नुकसान में है। तो ये भी एक वजह है उनके सरेंडर करने की और निचले स्तर की। लेकिन सवाल उठाना, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हमको भी सवाल उठाना भी लाजमी है कि कैसे लगातार अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो आखिर आपके हथियार हैं कहाँ, और वो हथियार आप लेकर क्यों नहीं आ रहे? उनकी अलग परिस्थितियां हैं, हथियार लेकर आना कोई आसान काम भी नहीं है संगठन से। लेकिन फिर भी एक सवाल तो बनता है कि अगर हथियार ही नहीं आ रहे तो फिर समर्पण किसका? केवल निचले कैडर का? क्योंकि कैडर की भर्ती तो लगातार हमेशा अलग अलग समय पर संगठन के लोग अलग अलग समय में करते रहे। कोविड के समय की आप बात कर लें तो लगभग 10,000 बच्चे केवल बस्तर से ड्रॉप आउट हुए थे, स्कूलों से और छात्रावास से। उसमें से लगभग 10% बच्चे संगठन ज्वाइन कर चुके थे। तो लगातार वो अलग अलग पैंतरे से लगातार अपनी भर्तियां भी करते ही रहते हैं। कम हो ज्यादा हो बात की बात है, अगर हथियार उनके पास हैं, हथियारों का समर्पण नहीं हो रहा है तो फिर संदेहास्पद है। और एक खास बात है, क्योंकि मैं हम जमीन पर काम कर रहे हैं, बहुत समय पहले की बात है कि लगातार समर्पण की संख्या उस वक्त भी बढ़ी हुई थी। लगभग 17-18 के समय की बात है। एक दौर था जब लगातार समर्पण हो रहा था। उस दौरान मेरी भी कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, तो माओवादियों ने गांव के गांव वालों से कहा था कि आप सभी जाकर समर्पण कर दें, और जब आप समर्पण कर देंगे तो इससे आपका रोज आना जाना बन जाएगा थाने में, और वहां से जो समर्पण नीति का जो लाभ है वो भी आप ले लीजिए। 10,000 रुपए हर किसी को मिल रहे थे प्रोत्साहन चेक के तौर पर। और लेकिन वहां से कोई भी जानकारी आप लेकर आए, कुछ भी जानकारी जो हमारे लिए कुछ भी कारगर साबित हो, तो इस तरह के पैंतरे भी हैं। और इसके पहले कांकेर का एक, हालांकि मुझे समय याद नहीं, लेकिन कांकेर का एक मामला है जो मुझे खूब याद है कि वहां पर किस तरह से माओवादी दंपति ने समर्पण किया था और आगे चलकर वो थाने से ही हथियार लेकर भाग गए। तो अगर पुरानी कोई घटना है तो उसे भी आप भुला नहीं सकते, उन्हें याद करके, क्योंकि यहाँ आपको दुश्मन के हर पैंतरे, हर चाल पर नजर रखनी होगी। बहुत ही माहौल अभी अनुकूल है फोर्स के लिए, लेकिन इस दौरान कोई लापरवाही ना हो। आप इस बात पर भी गौर फरमाएं, यहाँ सीनियर अधिकारी भी हैं हमारे साथ में, तो वो ज्यादा हमसे सीनियर है और ज्यादा जानकार है। माओवादी हर बार लंबे समय तक इंतजार करते हैं कि फोर्स कहाँ पर चूक करे, और कोई भी एक छोटी सी भी चूक का वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव वे पे हर बार। चाहे आप अरनपुर की घटना ले लें या बीते दिनों जो 6 जनवरी को 25 में जो शुरुआती तौर पर जो बड़ी घटना हुई आपका ओरछा कुटरू की तरफ में जो ब्लास्ट किया गया, ये हर छोटी लापरवाही या हर जहाँ पे जवान लापरवाह हुए वहां माओवादियों ने उसका भरपूर फायदा उठाया अपने लिए। तो अगर लगातार समर्पण के तौर पर वो लोग आ रहे हैं, समर्पण के बाद ये लोग कर क्या रहे हैं? और फोर्स क्या हर किसी पर नजर बना के रखी है? क्या वो आराम से कोर्ट या थाने में घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया है? अब वो आराम से थाने में घूम रहे हैं, घूमने के बाद उनके संपर्क किससे हैं? क्या सूचना कहीं वो बाहर तो नहीं लीक कर रहे? इस पर किस तरह की निगरानी कर रही है? हालांकि अगर आप पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करेंगे तो कहेंगे कि सुरक्षागत कारण है, इसलिए इस पर कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन क्या वो नजर रखे हैं? ये सवाल उठाना भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। मुझे लगता है इस पर बातचीत तो होनी। बिल्कुल सही आपने कहा। कमलकांत शर्मा जी, एक बड़ा सवाल, हथियारों के बिना सरेंडर, ये कैसा आत्मसमर्पण? ये सरकार की सफलता है या माओवादियों की चाल भी हो सकती है? देखिए,
जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि वहां से हथियार लाना बहुत मुश्किल है, और जो सरेंडर कर रहे हैं वो पूरा एक ग्रुप तो सरेंडर नहीं कर रहा, वो इंडिविजुअल आकर सरेंडर कर रहे हैं। तो इसको हमको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए कि ये अच्छा है, ये संविधान की जीत है, ये देश की जीत है, ये सुरक्षा बलों के बलिदान की जीत है, ये सुरक्षा बलों के अथक परिश्रम की जीत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नक्सल में हमारे युवा चले गए थे, उनके विवेक पे जागृत होने की जीत है। तो हमको इसको इसी रूप में लेना चाहिए। दूसरी बात, अभी तक ये पहला कोई सरेंडर नहीं है। आपने देखा कि जब कश्मीर में आतंकवाद था तो वहां बटालियन की बटालियन खड़ी की गई, उनको तो हथियार पूरे सरकार की तरफ से दिए गए। और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में कई बटालियन खड़ी की गई जो सुरक्षा बलों की। तो ये एक मतलब पूरी तरह से परखा हुआ एक मसला है। तो इसको हमको सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए, क्योंकि भारत माँ जो है वो अभय मुद्रा में खड़ी होके और इनको वरदान दे रही है, वरद हस्त से कह रही है कि आओ, आप मेरी सुरक्षा में आ जाओ। तो ये एक बहुत ही अच्छा। दूसरे रूप में अगर हम देखें तो अगर आप मान के चलें कि 100% इनके सरेंडर का अगर हम देखें तो 25% तो ये संभावना है कि वो पूरी तरह सुरक्षा बलों के साथ आके और उनकी मदद करें। 25% ये भी है कि वो निष्क्रिय हो जाएं। 25% ये है कि वो वहां से चले जाएं और कहीं कोई रोजगार देखें। तो 75% तो हमारे पक्ष में है। और जो भी तिवारी जी ने या आपने जो आशंकाएं व्यक्त की थी, सुरक्षा बल कोई भी चीजें जो करते हैं, कोई भी निर्णय लिए जाते हैं, उसके सभी पहलुओं पर 360 हर एक आयाम पर विस्तार से विचार होता है। अभी मान लो ये हथियार लेके तो नहीं आ सकते थे जो जनरली होता है, क्योंकि पूरा इस तरह का एक ग्रुप सरेंडर नहीं कर रहा। तो हमको इसके प्रति, हाँ, आपके इस जो आपने कहा है आशंका से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हमें पूरे आंखें खुली रखनी चाहिए। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि सुरक्षा बल इतना मतलब चौबंद रहते हैं कि वो ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ते कि जिस पर कोई नुकसान करके चला जाए हमें।